हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSc। तो आज हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्लास 10 सिविक्स का। वैसे कई बच्चे बोलते पॉलिटिक्स है सर, तो सिविक्स है सर। पॉलिटिक्स सिविक्स कोई भी बोलो एक ही बात पकड़ता हूँ, कान कैसे से पढ़ो, कान में दर्द होना ही होना। तो आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि लास्ट में कुछ डिस्कशन करूँगा, होमवर्क भी दूंगा आप लोग को, और जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हैं उनके बारे में बता दूंगा कि कब कैसा है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम किस किस मास मीडिया, मतलब कि मास मीडिया नहीं, किस किस मीडिया पे हैं, मतलब हम आप लोग हमसे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट। सो टॉपिक क्या है हमारे, व्हाट इज फेडरलिज्म। ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फीचर ऑफ फेडरलिज्म, kind of federalism, what make India a federalism country, feature of India federalism, how is federalism practiced, and decentralization in India। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। मैं बस पेन चूज़ कर लेता हूँ आज, ये वाइट लेते हैं, वाइट है क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो वाइट अच्छा रहता है। तो व्हाट इज़ फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द power is divided between a central authority and various constituted unit of a country। मतलब कि जैसे हम स्कूल में देखते हैं ना, लीडर्स बनते हैं, तो हर एक स्कूल कैप्टन होगा और एक वाइस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, गर्ल्स बॉयज़, हाउस मास्टर, हाउस कैप्टन, हाउस वाइस कैप्टन, सीसे कैप्टन। तो ये सब कैप्टन होते हैं, तो उन सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है कि ये बंदा इतने जगह को संभालेगा। तो वही होता है आपका व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो मैं ये यहाँ पे जितने भी दिखा रहा हूँ चीज़ें, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि 1 मार्क में आएगा ही आएगा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। और मैं इस चैप्टर का भी क्वेश्चन पेपर डाल दूँगा जैसे अपलोड होगा वीडियो को। अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ वीडियो। फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है। देयर आर 2 or more level of government, different tiers of government govern the same citizens, but each government have power independent of the others. The fundamental provision of the constitution cannot be changed one level of government. The judiciary prevents conflict between central and regional government in the exercise of their power, and source of revenue from each level of government are clear specific to ensure इट्स फाइनेंशियल एटोनॉमी। अब आपको मैं पढ़कर तो दिखा दिया हूँ, अब मैं उसका समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखते हैं ना कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है, कंट्री का गवर्नमेंट मतलब कौन है, अभी BJP जैसे, तो ये डिफरेंट लेवल की हो जाती है 2 or more। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट governs these same citizen, but each government have a power independent of the other। इसमें गवर्नमेंट कुछ जगह को ले लेती है, सेम प्लेसेस को, और वहाँ पर उनके पास खुद की पावर होती है। जैसे BJP को कुछ काम करना हो यहाँ पर किसी भी स्टेट में, और कांग्रेस भी हो, और उन दोनों के पास सेम पावर रहेगी। BJP खंबा खड़ा करना चाहेगी तो कर सकती है, और कांग्रेस भी खड़ा करना चाहिए खंबा तो वो भी कर सकती है। और चाहे तो कांग्रेस का खंबा उखाड़ना चाहती है BJP तो उखाड़ दे, BJP की ऐसा करना चाहती है वो भी उखाड़ सकती है उसका खंबा। तो सेम पावर उनके पास होती है सिटी में, किसी भी सिटी में चले जाओ। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ अ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज दी बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक ही लेवल के गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को चेंज करना वैसा नहीं है, पूरे गवर्नमेंट को चेंज किया जाता है। स्टेट लेवल, कंट्री लेवल, हर एक लेवल की चेंज की जा सकती है। और जुडिशरी एक प्रिवेंट, मतलब कि दोनों एक रीजनल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तनाव एक्सरसाइज जो होती हैं वहाँ की, जैसे लोकसभा में जो भी होता है वो जुडिशरी हैंडल करता है वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन। जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब लिख लिया टॉपिक के साथ। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो उनको सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलता है उनको हर एक गवर्नमेंट के लेवल, मतलब कि सेंट्रल रीजनल के टैक्स और फाइनेंशियल इकोनॉमी से मिलता है।
टैक्सी पे करता था हम सब, तो उससे मिलता है उनको। अब काइंड ऑफ फेडरलिज्म क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, अब एक साथ आना, इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक साथ खड़े हुए हैं और एक यूनिटी करें हम, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना खुद से। जैसे श्रीलंका में देखे थे, ये तो हम श्रीलंका की बात करेंगे साथ में, नहीं श्रीलंका की इसमें पावर शेयरिंग की बात करते हैं, वैसे उसका एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका में जो इंडियन वाले तमिलियन थे, उनने एक पावर बनाई, यूनिटी बनाई, उनने कहा हमको वेस्ट अपर साइड चाहिए श्रीलंका का, तो एक वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हो जाता वो एग्जाम्पल। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, वो स्टेट और गवर्नमेंट को पावर डिवाइड कर देती है। मैं जो दिखा रहा हूँ उसको लिखते हुए जाइएगा, लास्ट में आपसे हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और होमवर्क भी देंगे आपको। और जो लोग कमेंट करेंगे, आई टेल यू सीरियसली, उन लोगों को मैं डायरेक्ट अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में ज्वाइन करा दूंगा, उनको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक नहीं करना तो मत करो, कमेंट नहीं करना तो मत करो। जो कमेंट करेगा, मतलब कि जो मैं होमवर्क दूंगा उसमें जो आंसर देगा पहले जल्दी, उनको चांस मिलेगा हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने का, फेसबुक और इंस्टा पे। टेलीग्राम पे भी आऊँगा मैं कुछ दिन बाद, टेलीग्राम का भी ग्रुप बन रहा है और हमारा ऐप भी पब्लिश हो जाएगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री? अब इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनती है? द constitution originally provide for a two-tier system of a government, central government representing the Union of India and the state government. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। Later the third tier of federalism was added in the form of पंचायती and municipality। जो तीसरा होता है, फर्स्ट हमारा सेंट्रल होता है, सेकंड हमारा स्टेट होता है और थर्ड हमारा होता है पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी। The constitution divides the power between the union government and the state government and the three list। आपको बताया था अभी म्यूनिसिपैलिटी, फर्स्ट हमारा सेंट्रल यूनियन होता है और सेकंड आपका स्टेट और थर्ड होता है आपका म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती। यूनियन लिस्ट इंक्लूडेड सब्जेक्ट ऑफ नेशन इम्पॉर्टेंट, जो हमारा सेंट्रल होता है वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट लिस्ट जो है वो कौन सब्जेक्ट रखता है, स्टेट का रखता है और लोकल इम्पोर्टेंस का रखता है, मतलब कि वहाँ की जो लोकल चीज़ें उन पर। और कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन मैरिज और अडॉप्टिंग एंड सक्सेशन। रिडक्टेड सब्जेक्ट, दो स्टूडेंट नहीं शायद मेरे को थोड़ा पानी पी लो। हाँ, दो सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। अब जो सब्जेक्ट नहीं किए जाते मेंशन में, आर एनी अदर मैटर दैट अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो थोड़ी देर बाद कुछ वक्त बाद फिर से अराइज हो जाते हैं जो मेंशन नहीं किए जाते हैं। अब फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है? ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर, हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट बी on its own change power sharing. These change need to approval of both the houses of parliament with at least 2/3 of majority. जैसे लॉ चेंज करना तो खुद ही पार्लियामेंट नहीं करता, उसको अप्रूवल चाहिए होता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का भी और 2/3 ऑफ मेजोरिटी भी चाहिए होती है। द ज्यूडिशरी ओवरसी द इम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिवेंशन एंड प्रोड्यूसेस। ये इतना मेन पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही मेन है, तो लिख लीजिएगा इसको। अब हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस? लैंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब लैंग्विस्टिक में क्या करता है? इन 1947 द बॉर्डर ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वे चेंज इन द ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स।
ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। जब ये हमारा भारत बहुत कई देशों में मतलब कि अशोक का राज्य था, ऐसे था स्टार्टिंग में, मतलब तो उन सबको एक करने के लिए उनके कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये पूछ सकते हैं किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हम सब बोलते हैं ना भाई हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज, नहीं, हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है ज़्यादा यूज़ करने वाली, नेशनल लैंग्वेज इंडिया कोई नहीं है। जैसा वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, वहाँ लिखा हुआ हिंदी और नीचे लिखा हुआ ऑप्शन नो, इंडिया हैज़ नॉट कंटेन एनी नेशनल लैंग्वेज, तो ज़्यादातर लिख देंगे हिंदी। हिंदी नहीं है, हिंदी सबसे बोल चाल वाली भाषा है, तो इसलिए उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। बिसाइड हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसको शेड्यूल किया गया है लैंग्वेज टू स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ऑफिस में आप देखते हैं हिंदी इंग्लिश ही यूज़ होता है। एग्जामिनेशन में आप देखते हैं हिंदी इंग्लिश, सोशल के एग्जाम में खासकर। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होता है, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो स्ट्रेंथ फेडरलिज्म इन इंडिया। सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे को पावर शेयर करते हैं। आफ्टर 1919 many regional of politics parties rise in many states of the country which starts an area कुछ रॉन्ग लिखा है, एरिया होगा, एरिना चाहते एरिना ही होगा, of conflict government at the center which make it difficult for the central government to dismiss state government is non-democratic manner। कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसमिस नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भागा दो उसके यहाँ से बात मार के, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं जा सकता, वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, तो उनको डेमोक्रेटिक तरीके से ही जाना पड़ेगा बाहर। तो इसलिए उनके रीजन में पॉलिसी भी थी पार्टीज की राइज अप होने के लिए कि कोई पार्टी राइज अप कर सकती थी किसी भी स्टेट में। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव टू लोकल गवर्नमेंट, इट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंट्रल और स्टेट की पावर छीन के लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, मतलब वहीं की सरकार को दे दी गई थी, उसे कहते हैं। बिफोर 1992 द लोकल बॉडीज वेयर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट and regular election were not held। रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे पहले 1992 से। The local body do not have any resource of power of their own। उनके पास खुद के पावर रिसोर्सेज नहीं थे। After 1992 the constitution was amended to make the third tide of democracy more powerful and effective। These steps taken are, आप ये steps लिखे हैं, आपको बताता हूँ मैं क्या होते हैं वो। टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, रेगुलर इलेक्शन करना शुरू किया 5 साल बाद। सीट्स आर रिवर्स फॉर दिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी की गई थी कि भाई सीट रिजर्व इनके लिए भी। वुमेन्स भी आएंगी उसमें, पोजीशन मिलेगी उनको, 1/3 पोजीशन होगी वुमेन्स की। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट सिलेक्शन कमीशन हैज बीन created in each states। हर जगह इलेक्शन कमीशन बनाया गया। The state government are required to share some power and revenue with the local government bodies। उनने रेवेन्यू भी लिया लोकल गवर्नमेंट से अपने इलेक्शन को कंडक्ट कर पाए। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या है, पॉपुलर नोन एज by the पंचायती राज। ग्राम पंचायत is decision make bodies of entire village।
मतलब कि जो छोटा सा गांव उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, जिनका हेड है होता है पंचायती समिति। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअल कॉल्ड पंचायती समिति और ब्लॉक और मंडली। जो ग्राम पंचायती ग्रुप बनेगा 4-5 मेंबर का, उसको पंचायती समिति बोलेंगे। अब जिला जिला परिषद ऑल द पंचायती समिति और मंडली इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म दिस जिला पंचायत। जिला परिषद, हाँ ये जितने नोट्स लिख रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। हिंदी की तो उड़ी हुई बात, इंग्लिश ही है अभी। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है? इन लार्ज अर्बन एरिया देयर आर कॉर्पोरेशन एंड इन स्मॉलर अर्बन एरिया देयर आर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ से आप शहर में रहते हैं, वहाँ पर म्यूनसिपलिटी रहती है, तो उस एरिया को म्यूनसिपल कंट्रोल करता है। अरे ख़त्म भी हो गया वीडियो, पता भी नहीं चला, लेक्चर भी ख़त्म हो गया। तो जैसे वक्त मैं देता हूँ आप लोग का हमेशा कि आप फेडरल कंट्रीज़ के एग्जांपल बताइए कि कौन कौन सी कंट्री फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करती है। एग्जांपल बताना है कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम टॉप पे आएगा मेरी स्क्रीन पे। इसमें सिर्फ टॉप 10 के नाम लाऊंगा, तो आप कोशिश कीजिए कंपल्सरी टॉप 10 ही लाऊं, जो सबसे अच्छा आंसर भी देगा, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आंसर देगा उसको भी ले जाऊँगा। कंपल्सरी नहीं कि सिर्फ टॉप 10 ही आए, कुछ भी हो सकता है। पहले अपना आंसर लिखिएगा और जो सेशन में आपको समझ है उसको डाउट लिखिएगा और कितना पसंद है वो लिखिएगा। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करना तो मत कीजिए, डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, तो उसके लिए बस आपको ब्रेन स्टडी एजुकेशन डालना है, आ जाएगा। और इंस्टा के लिए brain.study.1 ये डालना है, आ जाएगा आपके सामने डायरेक्ट। और आपको फ्रेंच एवोल्यूशन बहुत सारे वीडियो अब तो डाल चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दी एंड। और हाँ, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना भूल गया था कि मेरे पास सब हर एक चैप्टर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, बोर्ड अच्छा जाएगा अपना। तो जैसे हमारे चैप्टर क्लोज होते हैं, रिविजन जब करेंगे, तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन पेपर डालूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइए कमेंट करके कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर था। और सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ, आयत मल्होत्रा, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।